हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल जियो एडुकेशन गुरु। तो आप सभी का मेरे चैनल जियो एडुकेशन गुरु पे वेलकम है। तो मैं यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कराती हूँ और आप देख सकते हो मैंने जियो मॉर्फोलॉजी पे सीरीज़ 1 एंड सीरीज़ 2 जो है पहले करवा चुकी हूँ। एंड जो आपको यहाँ प्लेलिस्ट पे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपका वो भी देख सकते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाया है। ज्योग्राफी का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का प्रिपरेशन मैं करवाती हूँ आप लोगों को। तो जैसे देखिए यूजीसी नेट पेपर 1, इसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, कंसेप्ट वाइज रिसर्च पेपर के सभी मिल जाएंगे। देन जो पेपर 2 है जिनका ज्योग्राफी है सिर्फ, तो ज्योग्राफी का भी मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ आपके लिए, वो देख सकते हो आप। ये प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे, और ये प्रैक्टिस सेट टोटल 10 मैंने करवाए हैं। और ज्योग्राफी के ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी मैं करवा चुकी हूँ। तो और यूजीसी नेट प्रीवियस ज्योग्राफी PYQ यानी प्रीवियस ईयर 23 टोटल मैंने करवाए हैं। ये पहले के हैं एंड अभी मैं करवा रही हूँ। तो आप प्लीज़ एक बार चैनल पर आके ज़रूर वॉच करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। करते हैं ओशिनोग्राफी। एक वीडियो में मैं 100 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, TS आरेख निम्नलिखित में से किन के निर्माण और हद को निर्धारित करने में सहायता करता है? महासागरीय धाराएं, ज्वारीय लहरें या प्रवाल भित्ति या जल राशि? जो TS आरेख जो है ये जल का निर्माण यानी जल राशियों के निर्माण और हद को निर्धारित करने में सहायता करता है। इसका आंसर जल राशि हो जाएगा। नेक्स्ट, महासागरीय धाराएं और स्थान दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इसमें आपको पता ही है, मिलान करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं लैब्राडोर है, तो आप लोग जानते हैं लैब्राडोर ऐसी धारा है, लैब्राडोर जो है वो कनाडा का पूर्वी तट। तो देखिए ए का 3 होना चाहिए, तो उस हिसाब से जो ऑप्शन आ रहा है सी जा रहा है, लैब्राडोर कनाडा का पूर्वी तट। ओयाशियो हो जाएगा कोरिया का पूर्वी तट। कैनरी जो है मोरक्को का पश्चिमी तट है। और वेंगुएला जो है, वेंगुएला दक्षिणी अफ्रीका का पश्चिमी तट में उत्पन्न होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोक्लाइन निम्नलिखित में से किसके एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को इंगित करता है? तो जो हेलोक्लाइन है ये बोलता है घनत्व, लवणता, तापमान या अलवणता। तो हेलोलाइन जो है और लवणता एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को, लवणता का जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को इंगित करता है। हेलोलाइन में लवणता में परिवर्तन होता है, एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक घनत्व वाला समुद्री जल है, सर्वाधिक घनत्व वाला समुद्री जल कौन सा है? आर्कटिक जल, उत्तरी प्रशांत समुद्रीय जल, अंटार्कटिक समुद्रीय जल या उत्तरी अटलांटिक गंभीर जल। तो 4 का क्या हो जाएगा? तो 4 का जो होगा डी होगा। सर्वाधिक घनत्व वाला समुद्री जल जो है वो उत्तरी अटलांटिक गंभीर जल है। क्या है? सर्वाधिक घनत्व किसका है? उत्तरी अटलांटिक गंभीर जल का। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ठीक है। क्योंकि जो इसके बाद में जो जलधारा से देखिए कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैं ना मतलब एक मतलब महासागर का जो कौन कौन सी धारा किधर प्रवाहित होती है उसको डिटेल में मैं आपको करवाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। 5 में जैसे देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हुए हैं, अभिकथन ए और आर बोल रहा है, ठीक है। तो अभिकथन ए, उच्च लवणता जो है 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। तर्क है लवणता मध्य अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर घटती जाती है। तो मतलब क्या है? सही है, मतलब ए और बी सही है और सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका जो होगा बी होगा, यानी ए और बी दोनों सही, यानी उच्च लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है, बिल्कुल सही है। लवणता मध्य अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जो है घटती जाती है, तो ये भी सही है, लेकिन इसका जो रीज़न है वो बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, स्थलीय पट्टिकाओं के रचनात्मक उपांत को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? तो जो स्थलीय
पट्टिकाओं का पूछ रहा है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी होगा, मध्य अटलांटिक कटक। स्थलीय पट्टिकाओं के रचनात्मक उपांत को मध्य अटलांटिक कटक के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मध्य अटलांटिक कटक द्वारा जो है स्थलीय पट्टिकाओं के रचनात्मक उपांत को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैन अभिगमन ट्रांसपोर्ट निम्नलिखित में से किस में होता है? तो जो एक मैन अभिगमन है वो किस में होगा? जैसे आप देख रहे हैं ऑप्शन दिया है, महासागर के ऊपरी भाग में, मध्य वेलावर्ती सतह में, वैथी पेलोजिक सतह में, या महासागरीय तली में। तो इसका जो एक मैन अभिगमन यानी ट्रांसपोर्ट है ये महासागर के ऊपरी भाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, समुद्री तलीय आकृति और महासागर। तो समुद्री तलीय आकृति दिया हुआ है और इसका क्या करना है, आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका जो होगा, वो होगा डी, यानी सोकोट्रा चागोज। सोकोट्रा चागोज जो है ये हो जाएगा हिंद महासागर। सोकोट्रा चागोज हिंद महासागर का है। उसके बाद है स्पिट्सवर्जन रीज। स्पिट्सवर्जन रीज कहाँ का है? आर्कटिक महासागर का। स्पिट्सवर्जन रीज आर्कटिक महासागर। मिड अटलांटिक रीज, मिड अटलांटिक रीज का आपका होगा अटलांटिक महासागर। नाम से ही हो रहा है, देखिए मिड अटलांटिक रीज अटलांटिक महासागर। कोकोज रीज का क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। कोकोज रीज कहाँ है? प्रशांत महासागर में। मिड अटलांटिक रीज अटलांटिक महासागर में। स्पिट्सवर्जन रीज हिंद महासागर में, तो हमारा हिंद महासागर में स्पिट्सवर्जन रीज है। एंड सोकोट्रा चागोज जो है वो आर्कटिक महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस तापमान पर ताज़ा पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है? 0 डिग्री पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 सेंटीग्रेड पे, या -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सोच लिया, बिल्कुल सही, 9 का बी हो जाएगा, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ताज़ा पानी का घनत्व जो होगा वो हमेशा सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से भूभाग से समुद्रों के लिए कौन सा अनुक्रम सही है? तो भूभाग के लिए आपका अनुक्रम कौन सा सही है? तो देखिए जैसे कि दिया हुआ है, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय शेल्फ। तो पहले क्या आ जाएगा? तो इसमें जो फर्स्ट होगा वो होगा बी, महाद्वीपीय शेल्फ। भूभाग से हम समुद्र की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले महाद्वीपीय शेल्फ आएगा, फिर महाद्वीपीय ढाल, समुद्री मैदान, उसके बाद महासागरीय गहराई। तो सबसे पहले जो है शेल्फ आता है, महाद्वीपीय शेल्फ, फिर महाद्वीपीय ढाल, समुद्री मैदान और महासागरीय गहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वर्ष 1687 में ज्वार भाटा तथा चांद और सूर्य के ज्वार भाटा पैदा करने वाले बल की पहली बार तार्किक व्यवस्था प्रस्तुत की थी? तो किसने की थी? तो इसका जो हो जाएगा होगा सी, आइजक न्यूटन ने। आइजक न्यूटन वैज्ञानिक ने वर्ष 1687 में ज्वार भाटा तथा चांद और सूर्य के ज्वार भाटा पैदा करने वाले बल की पहली बार तार्किक व्यवस्था प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और आर, इसमें आपको क्या करना है? तो मिलान मतलब बताना है क्या होगा। तो 12 में देखिए बोल रहा है, प्लावी हिमशैल के पिघलने से सामुद्रिक जलस्तर पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा और प्लावी हिमशैल का 90% भाग समुद्र जल में डूबा रहता है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, यानी ए गलत है परंतु आर सही है। यानी जो ये कह रहा है प्लावी हिमशैल के पिघलने से सामुद्रिक जल स्तर पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ये क्या है? गलत है, और आर सही है। प्लावी हिमशैल का 90% जो है 90% भाग समुद्र जल में क्या रहता है? डूबा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, तटीय और एक्सुरी जल कभी कभी काइपेन यानी एल्गे और मलफेन से प्रभावित होता है, प्राय इसे कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको लाल ज्वार कहा जाता है। तटीय और एक्सुरी जल कभी कभी काइफेन और मलफेन से प्रभावित होता है, इसको हम लाल ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में है 14, इसमें मिलान करना है। तो जैसे आप देख रहे हैं, एक तरफ दिया महासागर की खाई और दूसरी तरफ मीटर में गहराई, यानी उस खाई की गहराई क्या है? तो देखिए इसका खाई का आपको गहराई क्या है, इसमें आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो इसका बी हो, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका बी होगा, यानी जो टोंगा है वो
10,880 हो जाएगा। टोंगा का गहराई 10,880 है। उसके बाद है क्यूरिल कमचटका। क्यूरिल कमचटका जो है इसका है 10,500। कितना है क्यूरिल कमचटका का? 10,500। फिलीपींस का है 10,540। ठीक है, यानी उस हिसाब से आप देख लो, यहाँ पे अगर ज़्यादा है तो वो टोंगा का ही है। उसके बाद है रोमनच का है 7,770, यानी टोंगा क्या क्या हो जाएगा? टोंगा का होगा 10,880। क्यूरिल कमचटका का हो जाएगा 10,500। उसके बाद है फिलीपींस का आपका हो जाएगा 10,540। और रोमनच का क्या होगा? रोमनच का हो जाएगा 7,760। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और बी। तो देखिए अभी कथन बोल रहा है निम्न अक्षांशों में गहरे शीत क्षेत्र में समुद्री जल जमता नहीं है। तर्क क्या दिया है? तर्क कह रहा है गहरा समुद्र जल जो है अपनी उच्च लवणता के कारण तीव्र दबाव के अंदर नहीं रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो जैसे कि आप जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा सी, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है, यानी जो बोल रहा है ए सही है। निम्न अक्षांशों में गहरे शीत क्षेत्र में समुद्री जल जो है वो जमता नहीं है। निम्न अक्षांशों में गहरे शीत क्षेत्र में समुद्री जल जो है वो जमता नहीं है, ये सही है। और गहरा समुद्र जल अपनी उच्च लवणता के कारण तीव्र दबाव के अंदर नहीं रहता, तो ये क्या है? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 16 नंबर बोल रहा है समुद्री जल लवणता में विश्वव्यापी भिन्नता का सही औसत परिसर या रेंज निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 16 का जो हो जाएगा वो होगा आपका ए। क्या होगा? ए, यानी समुद्री जल लवणता में विश्वव्यापी भिन्नता का सही औसत परिसर या रेंज जो है वो है 34% से 37%, यानी 34 से 37%। उसके बाद महासागरीय कटक है, मध्य महासागरीय कटक दिया हुआ है और सागर दिया हुआ है। तो इसमें आप जानते ही हैं कि जो कटक है मध्य महासागरीय किस सागर में है, इसका आपको क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा, यानी जो कार्लसवर्ग कटक है, कार्लसवर्ग कटक कहाँ है? हिंद महासागर में। कार्लसवर्ग कटक हिंद महासागर में है। मध्य अटलांटिक कटक जो है वो अटलांटिक महासागर में। कहाँ है? मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक महासागर में है। ईस्ट पैसिफिक राइज जो है वो प्रशांत महासागर में है। ईस्ट पैसिफिक राइज कहाँ है? प्रशांत महासागर में। और अंटार्कटिक कटक जो है वो कब है? अंटार्कटिक महासागर में। कहाँ है अंटार्कटिक कटक? कहाँ है? अंटार्कटिक महासागर में। तो कार्लसवर्ग कटक हिंद महासागर, मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक महासागर में, ईस्ट पैसिफिक राइज है प्रशांत महासागर में, और अंटार्कटिक कटक है अंटार्कटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, वितलीय मैदानों की सामान्य गहराई इनके बीच होती है। तो किनके बीच होगी जो वितलीय मैदानों की सामान्य गहराई? तो 18 का जो हो जाएगा वो होगा सी, 3,000 से 6,000 मीटर। वितलीय मैदानों की सामान्य गहराई 3,000 से 6,000 मीटर के बीच होती है। जो वितलीय मैदान होगा वो 3,000 से 6,000 के बीच होगा। फिर महासागर गर्त दिया हुआ है और अवस्थिति दिया हुआ है। तो जो महासागरीय गर्त है वो किस महासागर में है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, 19 का क्या होगा? ए हो जाएगा, यानी जो चैलेंजर है ये उत्तरी प्रशांत में है। चैलेंजर गर्त उत्तरी प्रशांत में है। आल्ड्रिक जो है ये दक्षिणी प्रशांत में है। चैलेंजर उत्तरी प्रशांत, आल्ड्रिक दक्षिणी प्रशांत, रोमांस दक्षिणी अटलांटिक में है। कहाँ है? दक्षिणी अटलांटिक में। और नैरेस जो है वो कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक में। नैरेस गर्त उत्तरी अटलांटिक का है और रोमांस दक्षिणी अटलांटिक का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर,
तत्व दिया हुआ है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में घनत्व है। तो जैसे कि जो तत्व है उसका घनत्व कितना है, यही आपको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक, तो जैसे कि 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी समुद्री जल का घनत्व आपका होगा 1.03। महासागरीय पटल का होगा 2.9। समुद्री जल का 1.03, महासागरीय पटल का 2.9, महासागरीय का, और महाद्वीपीय पटल का हो जाएगा 2.8, महाद्वीपीय का 2.8, यानी जो है महासागरीय पटल 2.9 है। ठीक है, और महाद्वीपीय सीमांत का हो जाएगा 2.4, महाद्वीपीय सीमांत 2.4। समुद्री जल का 1.03, महासागरीय पटल का हो गया आपका 2.9, महाद्वीपीय पटल का 2.8 और महाद्वीपीय सीमांत का 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, निम्नलिखित समुद्री संरचना और निक्षेप दिया हुआ है। तो जो समुद्री संरचना है और निक्षेप है उसका क्या करना है, मिलान करना है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, तो इसका बी हो जाएगा, यानी जो समुद्री तली है वो उसका क्या होगा, देखिए समुद्री तली का होगा वेंथिक प्रोविंस। क्या होगा, वेंथिक प्रोविंस, समुद्री तली का वेंथिक प्रोविंस। समुद्र जल का सतह स्तर, जो समुद्र जल का सतह स्तर है उसका हो जाएगा आपका एपीपेलॉजिक जोन, समुद्री सतह जल का सतह स्तर। उस पर गहरी समुद्र खाई का होगा हैडल पेलॉजिक, गहरी समुद्री खाई हैडल पेलॉजिक। और समुद्री जल स्तंभ का क्या होगा, समुद्री जल स्तंभ का हो जाएगा पेलाजिक प्रोविंस, समुद्री जल स्तंभ का पेलाजिक प्रोविंस। ठीक है, तो ये समुद्री संरचना है और ये निक्षेप है उसका। तो एक बार मेरे साथ ही बोलिए आप, समुद्री तली का निक्षेप क्या हो जाएगा, समुद्री तली का हो जाएगा बेंथिक प्रोविंस। समुद्री जल सतह का स्तर का होगा एपिलॉजिक जोन। उसके बाद गहरी समुद्री खाई का हो जाएगा हैडल पेलॉजिक हो जाएगा, गहरी समुद्री खाई का हैडल पेलॉजिक। और समुद्री जल स्तर का हो जाएगा पेलाजिक प्रोविंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय ढाल का सही औसत ढाल कोण है। तो महाद्वीपीय ढाल का जो है सही औसत ढाल कौन सा होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी 4 डिग्री। जो 4 डिग्री महाद्वीपीय ढाल का सही औसत ढाल कोण है। नेक्स्ट 23 दिया हुआ है, प्रवाल भित्तियों की महाद्वीपों के पूर्वी उपांत के साथ साथ सर्वाधिक व्यापक रूप से विकसित होने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र जल 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्म होता है। तो इसका जो है कथन और कारण सही है। तो देखिए इसका क्या होगा, इसका जो होगा ए होगा, यानी प्रवाल भित्तियों की महाद्वीपों के पूर्वी उपांत के साथ साथ सर्वाधिक व्यापक रूप से विकसित होने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि समुद्र जल जो है 20 डिग्री से ज़्यादा गर्म होता है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल भित्ति का मुख्य रासायनिक संघटक है। तो प्रवाल भित्ति का मुख्य रासायनिक संघटक पूछ रहा है, तो 24 का जो हो जाएगा वो होगा डी, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मुख्य रूप से रासायनिक संघटक है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समुद्री जल की लवणता अधिक है। तो कहाँ पे समुद्री जल की लवणता अधिक होगी, तो इसका होगा उपोष्ण क्षेत्र। जो उपोष्ण क्षेत्र होगा वहाँ समुद्री जल की लवणता क्या होगी, अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सभी ज्वारों के लिए सर्वाधिक संचलन के लिए उत्तरदायी है। सर्वाधिक संचलन के लिए कौन उत्तरदायी है, तो इसका होगा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। गुरुत्वाकर्षण जो है वो ज्वारों के लिए सर्वाधिक संचलन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट 27, नीचे कथन दिया गया है, महासागरों के पश्चिमी भाग इनकी पूर्वी सीमाओं की तुलना में हमेशा अधिक गर्म होते हैं। कारण, प्रमुख महासागरीय धाराओं की गति पश्चिमी सीमाओं से होती है।
तो 27 का जो है वो क्या हो जाएगा, तो 27 का जो होगा वो होगा ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। महासागरों के पश्चिमी भाग इनकी पूर्वी सीमाओं की तुलना में हमेशा अधिक गर्म होते हैं, सही है, कारण प्रमुख महासागरीय धाराओं की गति पश्चिमी सीमाओं से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रवाल भित्ति से संबंधित अवतल सिद्धांत दिया था। तो किसने दिया था, देखिए यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिया हुआ है डेली, डेविस, हटन। तो 28 का देखिए आप यहाँ पे ऑप्शन डी जो है नहीं दिख रहा है, तो 28 का जो डी है, डी में जो ऑप्शन होगा वो होगा डार्विन। ठीक है, डी का मैं यहाँ लिख देती हूँ डार्विन। तो देखिए डार्विन, तो निम्न किस विद्वान ने प्रवाल भित्ति से संबंधित अवतरण सिद्धांत दिया था, तो ऑब्वियसली डार्विन महोदय ने दिया था। किन्होंने दिया था, तो मैं आज आप लोग को जो है ना 30 क्वेश्चन ही कराऊंगी, क्योंकि 100 क्वेश्चन एक वीडियो में आई थिंक काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी क्वेश्चन हो सके तो 30 या उससे ज़्यादा करवाने की कोशिश करूँगी। और आप जो है प्लीज़ इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि जब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ तो आप तक पहुंच सके, और नेक्स्ट क्लास में इसका लाइव ले लूँगी। ठीक है, ताकि आप लोग भी कनेक्ट हो सके। तो नए क्वेश्चन जो है वो है अभिकथन ए, पृथ्वी पर आने वाले ज्वार का अधिकतम प्रतिशत सूर्य की तुलना में चंद्रमा उत्पन्न करता है, बोल रहा है, कारण चंद्रमा की तुलना में सूर्य पृथ्वी से ज़्यादा समीप है। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या है आपका ए आर दोनों सही है, या आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका जो होगा वो होगा बी। क्या होगा, बी, पृथ्वी पर आने वाले ज्वार का अधिकतम प्रतिशत सूर्य की तुलना में चंद्रमा उत्पन्न करता है, क्योंकि चंद्रमा की तुलना में सूर्य पृथ्वी से ज़्यादा समीप है। चंद्रमा की तुलना में सूर्य पृथ्वी के ज़्यादा समीप है। तो देखिए इससे जो बोल रहा है ना ऑप्शन, ये गलत है एग्जैक्टली, क्योंकि बी नहीं होना चाहिए, ए आर दोनों सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है इसका जो है होगा वो ए सही है, परंतु आर गलत है, तो ऑप्शन सी होगा इसका। ओ सॉरी फ्रेंड, और ये जो क्वेश्चन मैं टोटल कितना बोली थी आपको कराऊंगी, हाँ इसका सी होगा, तो इस ये जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छूट गया है, 28 नंबर के बाद 29 आना चाहिए था ना, तो 28 नंबर क्वेश्चंस जो है हमारा नूतन ये से संबंधित था। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है, पृथ्वी पर आने वाले ज्वार का अधिकतम प्रतिशत सूर्य की तुलना में चंद्रमा उत्पन्न करता है, ये तो सही है, परंतु चंद्रमा की तुलना में सूर्य पृथ्वी से ज़्यादा समीप है, गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी होगा, यानी ए सही है, परंतु क्या है आर जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।